जब ये जहाज इंडक्ट हुआ था तकरीबन 3.25 साल पहले, तो इस जंग से तकरीबन चंद हफ्ते पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर अपलोड की थी और मैंने उसका नाम यही कहा था कि ये जहाज गेम चेंजर है। बहादुरी भी मैटर करती है, आपकी स्ट्रैटेजी भी करती है और ऑब्वियसली आपकी पीस टाइम ट्रेनिंग बड़ा मैटर करती है। पाकिस्तान ने अपनी जंगी महारत से जहां दुनिया को हैरत में मुब्तला किया है, वहीं पूरी दुनिया इससे परेशान भी हो गई है और अमरीका को भी ये बात रियलाइज हो गई है कि ज्यादा जदीद और मौसर मसाइल ज़रूरत वक्त है और ये करना ही होगा। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अपने मसाइल EIM 260 के लिए $1 अरब मजीद मांग लिए गए हैं अमरीका की जानिब से। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है खालिद चिश्ती साहब, जो कि रिटायर्ड एयर कमोडोर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जिसका हम जिक्र सुन रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि PL-15 ने साउथ एशिया में एयर वॉर डिज़ाइन को तब्दील कर दिया है और इसके बाद आप देखें अमरीका को भी फिक्र लाहक हो गई है और वो भी अपने आप को अप टू द मार्क बेहतरीन बनाना चाहता है, उसी तरह जिस तरह हमने जंग में देखा कि पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई। तो अब आप मुझे बताएं कि आप इस ओवरऑल सिचुएशन को और अमेरिका के मजीद तकाजे को कैसा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इनवाइट किया। देखिए, ये दुनिया चेंजिंग वर्ल्ड है और ख़ास तौर पे वेपन्स और मॉडर्नाइजेशन में तो ऑब्वियसली कोई एक स्टॉप ओवर नहीं होता कि यहाँ पे सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा या हो गया है और वहाँ डेवलपमेंट रुक जाए। पाक फिजाइया की शाइनों ने ये डेफिनेटली साबित किया है कि जो एयर वॉरफेयर है वो ना सिर्फ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, आने वाले वक्तों में ये डिमांड है, बल्कि जो जहाज और जो मिसाइल दुश्मन तक जितने फासले तक जा पहुंचेगा उतनी ही ज्यादा कामयाबी ऑब्वियसली उसके कदम चूमे। आपने नोट किया, आज तक मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बात करता चलूं कि आज तक जो रिकॉर्ड था लॉन्गेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने का, वो अमेरिका का था। वो था तकरीबन गल्फ वॉर में 140 किलोमीटर। MiG-25 जहाज था इराक की तरफ से और F-15C जहाज था अमेरिका की तरफ से। और 140 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रेंज गिनी जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। सिनेरियो ये था कि तकरीबन इराक की एयरफोर्स ना होने के बराबर थी, एयर सुप्रीमेसी अमेरिका के पास थी, ऑलमोस्ट नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर चुका था अमेरिका इराक के ऊपर। कोई जहाज एक आध इक्का दुक्का अगर हवा में उड़ता था तो वो नॉन कॉम्बैट टाइप माहौल होता था, वो उड़ते ही उसको मार देता था और 140 किलोमीटर का रिकॉर्ड उस माहौल में क्रिएट किया गया था। जबकि यहाँ सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ डिफरेंट ये था कि ऑलमोस्ट आपसे 3 गुना बड़ी एयरफोर्स है, 10 गुना ज्यादा मिलिट्री बजट है, जहाज आपसे तकरीबन 2.5-3 गुना ज्यादा जहाज है उसके पास, और रात के तकरीबन 12:30 बजे हो रहा है, दिन को नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट गेम थी जिसने सब कुछ गेम चेंज कर दिया। जब ये जहाज इंडक्ट हुआ था तकरीबन 3.25 साल पहले, तो इस जंग से तकरीबन चंद हफ्ते पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर अपलोड की थी और मैंने उसका नाम यही कहा था कि ये जहाज गेम चेंजर है। गेम चेंजर का यही मतलब था कि इसने आने वाले वक्तों में, मुझे तो नहीं पता था कि उसके बाद ये जंग हो जाएगी और जंग में इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला हमें नवाजेगा इन पाक फिजाई के शाइनों को, तो उस जहाज ने, उस वेपन ने गेम चेंज कर दी। अमेरिका नहीं, बहुत सारे दुनिया के जो मॉडर्न वेपन डेवलप करने वाले मुल्क हैं, खासतौर पे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बनाने वाले, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो उनके पास मिसाइल थे, उनका जब भी कभी चीनी मिसाइल से सामना हुआ तो उनके मिसाइल तो या लेस रेलेवेंट है या डिफीटेड स्टेट में चले गए। तो ये डिमांड थी, ये बिल्कुल जेन्युइन हुआ है और ये कंपेल किया गया है, सिर्फ जहाज ने नहीं, सिर्फ मिसाइल ने नहीं, पाक फिजाइया के पायलट्स ने अपनी बहादुरी से भी साबित किया है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मिशन थे, ये जितने रिस्की हिंदुस्तान के लिए थे कि उनके 7 जहाज मारे गए हैं, उतना बड़ा रिस्क पाक फिजाइया के पायलट्स को भी था और जाहिर है इनकी भी पॉसिबिलिटी थी शूट डाउन हो जाने की, खुदा ना खास्ता। बहादुरी भी मैटर करती है, आपकी स्ट्रैटेजी भी करती है और ऑब्वियसली आपकी पीस टाइम ट्रेनिंग बड़ा मैटर करती है, जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। और खालिद चिश्ती साहब, आप तो ये जानते ही हैं कि पाकिस्तान इज द फर्स्ट वन टू टेस्ट दोज मिसाइल्स ऑफ चाइना ऑन इंडिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तकरीबन 3.25 साल से हम J-10C उड़ा रहे थे। हिंदुस्तान के जो पायलट्स हैं वो 5.25 साल से राफेल उड़ा रहे थे और ये उनकी विश लिस्ट में पहला नंबर जहाज था जो राफेल लिया गया था। और मैं आपके व्यूअर्स को और दोबारा एक याद दिलाता चलूं कि ये जहाज में कोई खराबी नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि जो राफेल है वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है दुनिया का। जो इसका स्वीट है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, वो बहुत जबरदस्त है। जो स्पेक्ट्रा है वो आने वाले मिसाइल का 150-200 किलोमीटर पहले निशाना या पता लगा लेता है कि मेरी तरफ एक मिसाइल आ रहा है और उसके काउंटर मेजर्स भी लेता है। लेकिन यहाँ पे पाक फिजाइया के जो पायलट्स की उनकी बड़ी इनोवेशन टेक्निक थी, उन्होंने जीनियस एक आइडियाज लगाए थे जिससे उन्होंने एक मिसाइल को छुपाए रखा, डिसीव किया आखिरी वक्त तक, और जब तक ये जहाज दुश्मन के जहाज के तकरीबन 25-30 किलोमीटर तक फासले तक जा पहुंचा, उसके रेडार और इलेक्ट्रॉनिक स्वीट ने ये पिक ही नहीं किया। और ये सारा इनका एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी का भी कमाल था। जैसे मैंने कहा कि मिसाइल तो कब से PL-15 अवेलेबल है,
J-10C हम 3.25 साल से उड़ा रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क ने ऑर्डर ही नहीं किया था चाइना को ये जहाज, लेकिन आपने नोट किया कि हमारे ये इस कामयाबी के बाद जो अल्लाह ताला ने हमें दी, पूरी दुनिया ना सिर्फ सीख कर रही है कि हुआ क्या है, हमसे भी सीखना चाहती है कि क्या हुआ है, ट्रेनिंग दिलवाना चाहती है पाक फिजाइया से अपने पायलट्स को, और चाइना के इस जहाज की डिमांड भी बढ़ गई है। और सारी दुनिया, जो आपने कहा कि सारी दुनिया में जो मोस्ट मॉडर्न मिसाइल बनाने वाली कंपनियां थी या इंडस्ट्री थी, वो फिक्रमंद हो गई है कि हमारे मिसाइल्स तो बिकेंगे कैसे चाइना के मुकाबले। और अगर सलमान आबिद साहब की भी इस पर राय ले लेते हैं। सर सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया के जंगी असूल तब्दील कर दिए हैं पाकिस्तान ने, क्या आप भी इस बात को एंडोर्स करते हैं? देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी और जंग हुई, उसने जंगों का माहौल बदल दिया है और जंगों की जो जिसे कहते हैं ना स्टाइल बदल दिए हैं, और ये जो पुरानी रवायती परसेप्शन थे जंगों का, वो बदल गया है। यानी अब आप देखिए कि अब आपको टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर, सैटेलाइट की बेसिस के ऊपर, डिजिटलाइजेशन की बेसिस के ऊपर, इबलाग के कॉन्टेक्स्ट में, सियासी महाज पर, आपने सफारती महाज पर, यानी कई महाजों पे जंगें करनी है। ये सिर्फ असले की बुनियाद पे जंग नहीं होनी और सिर्फ असलों की बुनियाद के ऊपर जंग नहीं जीती जा सकती। इसी तरीके से आपने जिस तरह से ये साबित किया पाकिस्तान ने, उससे दुनिया के अंदर ये लेसन गया कि जो पाकिस्तान ने तरीका इख्तियार किया जंग करने का या रद्द-ए-अमल देने का, उससे ये सीखना चाहिए कि जंग किसी एक मसले का, एक महाज का नुक्ता नहीं है। तो पाकिस्तान को तो इस वक्त एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है। पाकिस्तान इस दुनिया के अंदर एक रिकग्नाइज्ड हुआ है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। हमारे जो फौज है, उससे जुड़े हुए इदारे हैं वो भी, और साथ साथ जो हमने सफारती महाज पे कामयाबी हासिल की है, जिससे पाकिस्तान को एक बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्पेस मिली है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ठीक है, जिसने जहाँ से जाकर मिसाइल खरीदने हैं वहाँ से खरीद लें, और तरबियत लेनी है तो पाकिस्तान की सर्विसेज हासिल हैं, अपने फौजी लाएं यहाँ पर, पाकिस्तान तरबियत करता है और फिर ले जाएं आप, और उसके बाद देखते हैं कि आपने क्या सीखा है पाकिस्तान से। अभी चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो। ठीक कह रही है मुनीज़े, जिसने भी तरबियत हासिल करनी है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से लेगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप बात ब्लूमबर्ग की कर रही थी और आप बात कर रही हैं पाक फ़ज़ाइया चीन के बने PL-15। मतलब ये जो मिसाइल हमारे थे, जिस तरह अटैक हुआ, हम भी उस वक़्त खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हमें भी हो सकती थी, इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि एक बिल्कुल हंगामा हो गया है कि राफेल, जिसको कुछ सोच भी नहीं सकता था, तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। मैं जितनी भी तारीफें करूँ, मैं उस पर डिबेट आधे घंटे की कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त मुनीज़े कि जो शख्स आपके साथ खालिद चिश्ती साहब है, एयर कमोडोर, वो एक ऐसी कमांड रखते हैं जो कि मुकम्मल इस मौजू पर बहस की जा सकती है। तो मैं एयर कमोडोर साहब, खालिद चिश्ती साहब, आप मेरे नाजरीन को ज़रा ये आसान ज़बान में समझा दें कि मिसाइल चला, त्यारे भारत के गिरे और चलाए, क्रेडिट गोज टू मी, पाकिस्तान ने मारे हमने। अमेरिका हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है, अमेरिका को टेंशन क्या है एयर कमोडोर साहब, उठे की स्यापा पे आया है, ये ज़रा मेरे नाज़रीन को बता दें। बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं थोड़ी सी आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैं आज ही अमेरिका और कनाडा से वापस आया हूँ एक विजिट करके, और बहुत सारे लेक्चर्स देके और मीडिया के टॉक्स वगैरह वहाँ मैंने दी थी, और मैं फिक्रमंदी वहाँ पे पर्सनली सामने देख के आया हूँ। मैं आज ही पहुंचा हूँ और आते ही आज प्रोग्राम में हाजिर हूँ। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि डेफिनेटली मैं पाकिस्तानियों से भी मिला, मैं अमेरिकन, कुछ सेनेटर्स मेरे ऑडियंस में थे, मैंने जब लेक्चर दिए, तो मैं मीडिया से भी बात करता था। तो जो पाकिस्तानी थे, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वो इतने प्राउड फील कर रहे थे पहली दफा, और जिस तरह मुझे वेलकम मिला है, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने ही जहाज मारे हैं, इतनी ज्यादा हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो वहां पे तमाम पाकिस्तानियों के अलावा है, मैंने इंडियन चैनल्स को भी, कुछ सिख भाई थे जो उनको मैंने इंटरव्यू दिया, जो वहां पे रहते हैं वैंकूवर में, कनाडा में, और उन्होंने पंजाबी में मेरे साथ किया, और वो हैरान थे और वो मानते हैं इस बात को कि पाक फिजाइया के पायलट्स और तमाम टीम बहुत दिलेरी से लड़ी। ऑब्वियसली लीडरशिप की क़यादत में पाक फिजाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने फ्रंट से लीड किया, इनोवेटिव टेक्निक की, खुद ऑपरेशंस रूम में मौजूद थे उस रात को। तो ये एक डिफरेंट पाकिस्तान था इस दफा। मैं जाता रहता हूँ, मैं फरवरी में भी अमेरिका गया था 4-5 महीने पहले, तो हमारा एक माइंडसेट डिफरेंट था हमारे बारे में लोगों का।
अब बिल्कुल डिफरेंट वो लोग भी सोचते हैं, पाकिस्तानी बड़े प्राउड फील करते हैं। वहां मैंने इंडियंस को देखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटेड थे कि उनकी हुकूमत ने उनको मिसलेड किस्म की एक मिलिट्री या वॉर गोल दिया, वो अचीव भी नहीं किया, फिर उसके बाद छुपाने में भी लग गए। अभी कमिंग बैक टू योर टेक्निकल, जो आपने पूछा कि अमेरिका को क्या कंसर्न है, अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को कंसर्न ये होना चाहिए कि ये जहाज, ये वेपन्स, मिसाइल जिस सोफिस्टिकेशन से, जिस आर्ट से और जिस तरह ऑर्केस्ट्रेट किया गया है इस पूरी फाइट को, और मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि ये एक मैनिफेस्टेशन थी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की, जिसके अंदर जमीन से सरफेस टू एयर मिसाइल फर्क करने वाले मौजूद थे, हवा में जैमर्स मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मौजूद थे, सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही थी इन जहाजों को। ये हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके एक किल पिक्चर के तहत मारा, यानी कि हर जो हमारा वॉरियर था, एयर वॉरियर, चाहे जमीन पर बैठा हो, रेडार में बैठा हो, जैमर पर बैठा हो, सैटेलाइट से ऑपरेट कर रहा हो, उसकी किल पिक्चर एक थी जी, किल पिक्चर एक थी। तो हमारा जब किल पिक्चर आप एक हो, मकसद एक हो, तो आप एक, अब सारी दुनिया इसलिए हैरान है, वो वेपन पर सिर्फ हैरान नहीं है, वो हमारी पायलट्स की बहादुरी और बोल्डनेस पर भी हैरान है। और आखिरी जुमला इसके ऊपर मैं ये जरूर कहता चलूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जितना बड़ा क्रेडिट या जितना ज्यादा क्रेडिट इन पायलट्स को मैं जहाज को मारने का देता हूं हिंदुस्तान, उतना ही क्रेडिट देता हूं इनको सेफ अपने जहाज बखैरियत अपने बेसिस पर लैंड कराने। अटैक तो जो किया सो किया खालिद चिश्ती साहब, और उसके अलावा जो पाकिस्तान ने उन मासूम बच्चों की जानों का बदला लिया ना, जो मिसाइल्स के ऊपर उनके नाम लिखकर इनके मुल्क में दागे, वो तो बहुत ही शानदार जवाब था पाकिस्तान का। मैं चाहती हूँ सायरा जी आपकी तरफ आऊँ। सायरा जी, वो आए थे ना चाय पीने, वो तो कब्जा किए बैठे थे हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, खा वो आपके कराची का हो या फिर इस्लामाबाद का और या लाहौर का, तो पी गए चाय? जी, मैंने कहा कि वो इंडिया वाले तो लाहौर में भी समंदरी बंदरगाह इजाद करके बैठे हुए थे। मैंने कहा एक शेर आ रहा था जहन में कि कोई जरूर तुम्हें प्यार से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। ट्रेनिंग करने आए हमारे पाकिस्तान में, लेकिन वो कहते हैं जज्बा ईमानी, बहादुरी, वो ट्रेनिंग, इनकी सारी जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वगैरह, वो तमाम चीजें वो कहते हैं ना कि हमारे जो शाहीन है उनके अंदर बिल्ट इन है। जो जज्बा ईमानी है, अगर आप इंडिया की बात करें तो ठीक है, वो हमें एज ए दुश्मन या वो सारा वो करते हैं, लेकिन आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि लद्दाख में वो चाइना की फौजियों से थप्पड़ भी खा रहे होते हैं। और बाकी क्या कह सकती हूँ कि अपनी वो कहते हैं ना कि पाक फिजाइया के, तो वो कहते हैं ना कि सैल्यूट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में जिस तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़े, हमारा सर फखर से बुलंद किया। दूसरी बात मुनीज़े, वो ट्रम्प साहब तो अमन के दाई बनने जा रहे थे, अमन के प्याम्बर बनने जा रहे थे। क्या ये मुल्कों में जंगें खत्म नहीं हो सकती? यानी कि अभी तक तो उनके मुल्क पे कोई हमला करने का सोच नहीं सकता, तो जो जितनी वो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो दूसरे मुल्कों के फड्डे में टांग अड़ाने के लिए या दूसरे मुल्कों में जंगें लगाने के लिए? क्या हम अमन से नहीं रह सकते? क्या मतलब हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक मतलब इसी उस टेंशन में रहेंगे? जब ये जंगें, गोला बारूद उसकी बात होती है तो दिल को कुछ होता है, कुछ थोड़ी तबीयत ऐसी होती है कि थोड़ा हम लोग अमन से भी रह सकते हैं और प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहा जा सकता। बात यही है ना, अपनी सुप्रीमेसी बहाल करनी है। बहुत शुक्रिया आपका सायरा जी, हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बात तो यही है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील कर रहा है। अब ये बात आप स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देख लें या आप डिफेंस पर्सपेक्टिव से देख लें, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के लिए मशअले राह साबित हो रहा है और होगा भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।